अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहानी पुराना था कान्हा का पार्ट नंबर 3 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वहां इस दूसरे मजदूर को तलाश करते हैं, हो सकता है कि वो भी बेसमेंट में ही बेहोश पड़ा हो। तो अशरफ भाई ने कहा, ठीक है रियाज भाई, चलो जल्दी चलो। तो बाबा ने मोहल्ले से अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें इस बारे में बताया और वो सब बाबा के साथ जाने के लिए राजी हो गए। और हम तीनों भाई भी बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर अपने बाबा और भाइयों के साथ मिलकर मेरा हौसला बढ़ रहा था। और फिर इतने लोग भी हमारे साथ थे। खैर हम सब लोग वहां पहुंचे और वहां देखा कि बेसमेंट की दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी और जो ईंटें पड़ी थी उन पर बहुत सा खून लगा हुआ था। तो कुछ लोग तो ये सब देखकर डर गए और घर से बाहर निकल आए, और बाकी लोगों ने बड़ी हिम्मत से बेसमेंट में जाने का फैसला किया और लाठी डंडा पत्थर जिसके हाथ जो लगा लेकर बेसमेंट में उतरे। मैं सबसे पीछे था क्योंकि बाबा ने मुझे बाहर ही खड़ा रहने को बोला था, पर मैं फिर भी उनके पीछे चला गया। नीचे बहुत ही खौफनाक किस्म का अंधेरा था क्योंकि लाइट तो थी नहीं बेसमेंट में। इस वजह से लोगों ने कुछ लकड़ियों को आग लगा रखी थी। इस वजह से बेसमेंट का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था और हर जगह मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां पड़ी हुई थी और जगह जगह कब्र की तरह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे और हर तरफ से खौफ तारी हो रहा था और बेसमेंट बहुत ही वसी तर लग रहा था। जबकि बेसमेंट सिर्फ 4 मरला पर मुश्तमिल था, लेकिन अंधेरे की वजह से बेसमेंट बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। खैर इतने में एक गड्ढे में ताज़ा जानवर की लाश मिली। तो अशरफ भाई फौरन बोले, ये मेरी बकरी की लाश है। और बेसमेंट में बहुत ही अजीब किस्म की गंदी बदबू भी आ रही थी और जगह जगह हड्डियां और खून के छींटे पड़े हुए थे। खैर बाबा ने और बाकी लोगों ने हर जगह देखा, पर मजदूर कहीं नजर नहीं आया। तो अशरफ भाई बोले, खुदा का शुक्र है कि हमें मजदूर का कुछ यहाँ नहीं मिला, इसका मतलब है कि वो बाहर भाग गया होगा। तो बाबा ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतने में एक शख्स बोला कि उसको एक गड्ढे में ताज़ा खून मिला है और बकरे की आधी खाई हुई लाश मिली है। तो अशरफ भाई ने कहा, ये तो तय है कि अब मेरा कोई जानवर जिंदा नहीं बचा। तो एक आदमी बोला, अब जल्दी से बाहर निकलो, आग बुझने वाली है। और सब लोग वहां से बाहर निकल आए। तभी बाबा के दोस्त ने बोला कि यार मेरा मशवरा ये है कि इस जगह पर रोशनी पड़ती रहनी चाहिए और वो जो कुछ भी है जो यहाँ रहता है उसको यहाँ से भगाने का यही तरीका है कि यहाँ जल्द अज जल्द लाइटें लगवा दें ताकि वो चीज़ यहाँ से निकल जाए और बेसमेंट की अच्छे से सफाई करवाई जाए। फिर यहाँ दम दरूद कराया जाए तो वो चीज़ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो बाबा ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, चलो कल कुछ मजदूरों को लाकर यहाँ की सफाई करवाते हैं। तो अशरफ भाई बोले, रियाज भाई मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अब मजीद और इस घर में नहीं रहना चाहता क्योंकि हमारे बच्चे भी नहीं, पर हम दोनों मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश हैं और हम दोनों नौकरी करते हैं। बस शाम को नौकरी से आकर हम इन जानवरों को देखा करते थे। बस यूं समझ लें कि ये जानवर हमारी औलाद की तरह थे। अब इनमें से कोई भी नहीं बचा
اور میں نہیں چاہتا کہ اب ہم کوئی اور نقصان اٹھائیں، تو میں آج ہی اپنا سامان اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو بابا بولے جی اشرف بھائی، آپ ویسا ہی کریں جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد سب لوگ بیسمنٹ سے باہر نکل آئے اور اشرف بھائی نے بابا سے اور باقی لوگوں سے بولا بھائیو، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ آئے، بس ایک احسان مجھ پہ اور کر دیں، میں آج ہی یہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ ذرا میرے ساتھ سامان باندھنے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تاکہ میں دن کے اجالے میں ہی یہاں سے سامان اٹھا کر اپنے بھائی کے گھر لے جاؤں، کیونکہ آپ سب لوگوں کی مدد سے سامان جلدی ہی بند جائے گا۔ تو بابا بولے جی اشرف بھائی، کیوں نہیں، ہم کروا دیتے ہیں، اور پھر سب اشرف بھائی کا سامان باندھنے میں لگ گئے اور ہم تینوں بھائی بھی ان کی مدد کرنے میں مصروف ہو گئے، اور قریباً پونے گھنٹے سب سامان سمٹ گیا اور بابا بولے لو اشرف بھائی، اب آپ جا کر ٹرک لے آئیں تاکہ ہم سامان ٹرک پر چڑھا بھی دیں۔ اب سب لوگ یہی ہیں تو یہ کام بھی جلدی ہو جائے گا۔ تو اشرف بھائی بولے نہیں ریاض بھائی، آپ لوگوں نے میری پہلے ہی بہت مدد کی ہے، اور میں آپ لوگوں کو اور تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں ٹرک کے ساتھ لوڈنگ والے مزدور بھی لے آؤں گا، آپ بس کچھ دیر آرام کر لیں۔ تو بابا اور باقی لوگوں نے بولا چھوڑے اشرف بھائی، مزدوروں کو آپ بس ٹرک لے آئیں، ہم لوڈ کروا دیں گے سامان۔ تو اشرف بھائی نے پھر انکار کیا، تو بابا نے کہا اشرف بھائی، اگر آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو بس جیسا کہا ہے ویسا ہی کریں، اور آپ جائیں اور جلدی سے ٹرک لے آئیں۔ تو اشرف بھائی بولے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں بس ابھی ٹرک لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اشرف بھائی نے کار کی چابی نکالی اور باہر چلے گئے، اور بابا اور ان کے دوست وغیرہ سب سین میں بیٹھ گئے اور تہ خانے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ایک آدمی بولا ریاض بھائی، یہ تہ خانہ تو لگتا ہے کئی سالوں سے استعمال میں نہیں تھا۔ تو بابا بولے ہاں بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے، جب سے ہم نے یہ گھر بنایا ہے تب سے ہی یہ تہ خانہ کبھی ہم نے استعمال نہیں کیا، بس بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہماری ساری توجہ اوپر والی منزل کی طرف تھی، اور بہت ہی مشکلوں سے یہ گراؤنڈ فلور اور اوپر کی دونوں منزلیں مکمل کی ہیں، اور تہ خانے کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی، بس یہی سوچا تھا کہ تہ خانے کو سٹور روم کی جگہ استعمال کریں گے اور پرانا سامان وغیرہ اس میں رکھ لیا کریں گے۔ تو بابا کا دوست بولا تو ریاض بھائی، آپ کم سے کم تہ خانے میں بجلی کا کام ہی کروا لیتے، اور کچھ نہیں تو ایک دو بلب یا ٹیوب لائٹ ہی لگوا دیتے۔ تو بابا بولے یار، اوپر کے پورشن میں ہی سب پیسے لگاتے رہے تھے، اور سوچا تھا کہ جب ہم ادھر شفٹ ہو جائیں گے تو باقی چھوٹے موٹے کام بھی کروا لیں گے، بس اسی وجہ سے یہ غلطی ہوگی، اور آپ صحیح کہہ رہے ہو، کم سے کم تہ خانے میں لائٹیں ضرور لگانی چاہیے تھی۔ تو بابا کا دوست بولا خیر چھوڑو ریاض بھائی، اب جو ہوا سو ہوا، لیکن اب آپ کو پوری توجہ بیسمنٹ کی طرف لگانی ہوگی، ورنہ تو یہ جو کچھ بھی آج ہم نے دیکھا ہے کہیں یہ اور زیادہ نہ بڑھ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ گھر کسی کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، اور اللہ نہ کرے کسی کو
अगर कोई जानी नुकसान हो जाए तो ऐसे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे। आप इस घर के बारे में, और ये घर सिर्फ एक खंडर की तरह लगेगा। तो बाबा बोले, नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये घर मेरे वालिद मरहूम ने अपने हाथों से मेरे साथ मिलकर बनवाया था, और ये घर एक लिहाज से मेरे वालिद मोहतरम की निशानी भी है, क्योंकि इस घर की हर दरो दीवार पर मेरे वालिद मोहतरम के हाथों की ईंटें लगी हैं। और मैं अपने वालिद मोहतरम की निशानी को ऐसे ही बदनाम नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। और वैसे भी कुछ महीनों तक मेरी फैमिली ने भी इधर ही शिफ्ट होना है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचाए। इंशाअल्लाह मैं कल से ही इस तहखाने को मुकम्मल करना शुरू करवाता हूँ। इतने में दरवाजे पर एक गाड़ी के आ रुकने की आवाज आई और सब ने देखा कि अशरफ भाई आ गए हैं। और कुछ सेकंड बाद ही एक ट्रक के आकर रुकने की आवाज आई और अशरफ भाई अंदर आए। तो बाबा ने बोला, जी अशरफ भाई लोडिंग शुरू करें। तो अशरफ भाई बोले, जी रियाज भाई शुरू करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो बाबा बोले, जी जी अशरफ भाई बोले। तो अशरफ भाई ने कहा, ये ट्रक मैं उसी अड्डे से लाया हूँ जहाँ से सुबह वो मजदूर को लाया था। तो मैंने देखा कि वो एक मजदूर भी वहाँ खड़ा हुआ था जिसको हम 20 मिनट में ढूंढ रहे थे। तो मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया कि ये भी ठीक है। तो मैंने फौरन उसको अपने पास बुला लिया और उसका हाल चाल पूछा और उससे सुबह वाले वाक़े के बारे में पूछा। तो वो घबरा गया और बहुत डर भी गया, और उसने घबराते हुए बताया कि जब वो और इसका साथी, जैसे मैं सुबह अस्पताल छोड़कर आया था, तो ये दोनों जब बेसमेंट की दीवार पर सीमेंट लगाने लगे तो एक बहुत ही खौफनाक आवाज उनको तहखाने के अंदर से आई, जिसे कोई भारी आवाज में चीखा हो। इसके बाद तहखाने की दीवार एक साइड से खुद ही गिर पड़ी। तो ये दोनों डर गए थे और कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। और कुछ देर के बाद जब उसका साथी जो अस्पताल में है वो तहखाने में गिरी ईंटें उठाने के लिए अभी पहली सीढ़ी पर उतर ही रहा था कि एक खौफनाक सी शक्ल वाली औरत नीचे से ऊपर आकर इनके सामने आ गई। जिसको देखकर उसका साथी फौरन ही बेहोश होकर उधर ही गिर पड़ा और ये कलमा पढ़ता हुआ वहां से बाहर की तरफ भाग गया और वापस अड्डा पर चला गया था। और अड्डा पर इसने किसी को कुछ नहीं बताया। तो मैंने बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम भी सही सलामत हो। उसने मुझसे पूछा कि क्या उसका दोस्त भी ठीक है जो बेहोश हुआ था। तो मैंने बोला, हाँ अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा दोस्त भी ठीक है और बुखार की शिद्दत की वजह से अस्पताल में दाखिल है, पर डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कुछ पैसे उसको दिए, उसे वहां से ट्रक लेकर आया हूँ। खैर बाबा ने कहा, चलो अल्लाह का शुक्र है कि दोनों मजदूर ठीक हैं। इसके बाद बाबा ने कहा, चलो भाई अब सामान लोड करते हैं
आ जाओ सब, और सब सामान ट्रक पर लोड करने लगे। हम तीनों भाई भी फिर से सबकी मदद करने लगे। इतने में एक शख्स सिगरेट पीता हुआ अंदर आया और घर का मुआयना करने लग गया। यह शख्स ट्रक ड्राइवर था और बाकी हम सब लोग सामान लोड करने में मसरूफ थे, और सामान काफी था और बहुत से गत्ते के कार्टन थे जिसमें हमने बर्तन वगैरह पैक किए थे। खैर मैंने एक कार्टन उठाया और ट्रक के पिछले हिस्से में सवार बाबा के दोस्त को पकड़ा कर वहां दूसरा उठाने जा रहा था कि मेरी नजर उस ट्रक ड्राइवर पर पड़ी जो सिगरेट पीता हुआ घर का मुआयना करते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा था। तो मैंने एक और कार्टन उठाया और बाहर ट्रक में रख कर वापस आया तो देखा इस बार वो ट्रक ड्राइवर बिल्कुल इन टूटी हुई बेसमेंट की दीवारों की ईंटों पर खड़ा था और फिर सिगरेट मुंह में लिए आधा झुककर बेसमेंट के अंदर झुक रहा था, जैसे वो तहखाने का भी मुआयना कर रहा है। खैर मैंने एक और कार्टन उठाया और ट्रक की तरफ बढ़ा। और इतने में बहुत तेज ईंटें गिरने की आवाज आई, जैसे कोई दीवार गिरी हो। तो मैं और मेरे भाई और दूसरे लोग जो सामान उठा रहे थे अचानक से चौंक गए और उसी टाइम इधर देखा जहां से आवाज आई थी। तो पता चला कि ड्राइवर कुछ ईंटों के साथ बेसमेंट में गिर गया था और दर्द से चीख रहा था। तो फौरन उसे बाकी लोग बेसमेंट की तरफ भागे और देखा कि ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी था। उसका सर फट चुका था, सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। खैर बाबा लोगों ने उसको तहखाने से बाहर निकाला और एक जगह पर बिठाया, उसको पानी पिलाया और अशरफ भाई ने फौरन उसे एक कपड़ा रोल करके उसके सर पर रख कर दबाए रखा। और 1 मिनट के बाद ड्राइवर कांपती हुई आवाज में बोला कि नीचे कोई चीज है, जिसने उसे अचानक टांगों से पकड़कर नीचे की तरफ घसीटा है, जिससे वो नीचे गिर पड़ा है। अब सब लोग एक बार फिर से परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो बाबा बोले अशरफ भाई जल्दी से एक और कपड़ा लाएं और इसके सर पर बांध दें ताकि इसका और खून ना निकले। तो अशरफ भाई ने फौरन ऐसा ही किया और एक कपड़ा लिया और ड्राइवर के सर पर मजबूती से बांध दिया। और तभी एक आदमी जो ऐन तहखाने के सामने खड़ा हुआ था वो भागकर सब के साथ आकर खड़ा हो गया, जैसे वो किसी चीज से डर गया हो। तो उसे देखकर बाबा बोले अब तुम्हें क्या हुआ? वो कुछ सेकंड चुप रहते हुए बेसमेंट की तरफ देखता रहा है और बोला रियाज भाई मुझे अभी घर जाना है। तो बाबा ने कहा क्यों, क्या हुआ है और तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तो वो बोला कि जब आप अशरफ भाई को कपड़े का कह रहे थे तो मैंने तहखाने की तरफ देखा तो कोई सीढ़ियों पर था और वो सीढ़ियों पर गिरा, ड्राइवर का खून चाट रहा था। तो दोस्तों मजीद आगे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।